हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल। चलिए आज हम लोग अपना जो नेक्स्ट सेशन मेडाइवल हिस्ट्री का चल रहा था वो उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोगों ने क्या किया था कि इसके आगे आज हम लोगों को पढ़ना है। हमने गुलाम वंश कर लिया था, हमने खिलजी वंश से स्टार्ट। खिलजी वंश का हमने ये थोड़ा सा देखा था, ठीक है, लेकिन हम लोग आज यहाँ से कुछ देखेंगे। ठीक है, खिलजी वंश की बात करें तो ये 1290 से हम 1290 से 1320 के बीच हुआ। 1290 से 1320 ईस्वी के बीच हुआ था। ये गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके 13 जून 1290 को क्या हुआ था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है। और इसने क्या किया कि किलखरी आपको अपनी राजधानी बनाया था, किलखरी, ठीक है। किल की राजधानी क्या थी खिलजियों की? किलखरी थी, ठीक है। और कौन स्थापना किया? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है। आगे देखते हैं। जलालुद्दीन की हत्या जो है 1296 ईस्वी में भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जो भतीजा भी था और दामाद भी था, मतलब सेम आदमी है, यहाँ पे दो मत समझना कि एक भतीजा है एक दामाद, सेम आदमी। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में क्या किया, प्रयागराज के पास, वहां पे इसकी हत्या कर दी। ठीक? समझ सकते हैं कि उस टाइम पे कितना ज्यादा ये होता था कि अपने भतीजे चाचा भतीजे, मतलब चाचा की अपनी हत्या करते, समझ सकते हैं ये कितना बड़ा चाचा की हत्या। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 अक्टूबर को और 1296, 22 अक्टूबर 1296 को जलालुद्दीन अलाउद्दीन ने दिल्ली का सुल्तान बन अलाउद्दीन ने दिल्ली का सुल्तान बन गया। और अलाउद्दीन के बचपन का नाम जो था वो अली और गुरसप्पा था, अली या गुरसप्पा। और अमीर अमीर खुसरो का मूल नाम जो था अहमद हसन था। उसका जन्म जो है पाटिल में हुआ, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के पास है ये पाटिल। पटियाली बोल लो, पटियाली में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? बदायूं के पास। और 1252 ईस्वी में क्या हुआ कि खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो जो थे ये प्रसिद्ध सूफी संत के निजामुद्दीन औलिया जो थे उनके क्या थे, ये औलिया जी के शिष्य थे, ठीक है। और बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में बलबन से स्टार्ट हुआ, यानी कि गुलाम वंश से लेकर के तुगलक वंश तक ये दिल्ली दरबार में क्या कहते हैं, ठीक है। और इन्हें टूटते हिंद कहा जाता था, यानी भारत का टोटा कहा जाता था। और सितार ए तबला का आविष्कार उन्होंने किया, सितार और तबले का, हमें खुसरो को ही जाता है। और आगे देख लेते हैं, आगे, हाँ, आगे देखते हैं कि इन्होंने भारतीय संगीत और कव्वाली का गायन को भी प्रचलित किया। भारतीय संगीत और कव्वाली का गायन का प्रचलन किया। साथ ही इन्होंने कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी यानी सरपाद आदि को प्रचलित करने का समय भी बताया। हिंदी हिंदी खड़ी बोली के जनक जो है यही कहा जाता था, ठीक है। रचना जो है दीवान दीवान यानी फारसी कवियों का संग्रह है। नूह नूह सिपेदार मसल मसलवी देवल रानी खिजर, जो कि दुख प्रेम की कथा है, ये दुख प्रेम की कथा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हाँ, कि खिलजी अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना को कहा गया वो नगद वेतन देने के और स्थायी सेना के नींव जो रखी थी, सेना की नींव और नगद वेतन की नींव जो सेना के लिए थी वो किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। दिल्ली के शासक में सबसे स्थायी सेना इसी पर विशाल भी थी। और घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, ये सब शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही। घोड़ा दागना, सैनिकों का हुलिया बदलना, उनको पोशाक दी गई भाई कि प्रॉपर आपको ड्रेसिंग में रहे, जैसे कि समय किसी भी आप जॉब में जाइए तो प्रॉपर ड्रेस,
ठीक है। तो बस वैसे ही था कि इन्होंने एक ड्रग्स ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अगर देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के ने भू राजस्व की दर को जो है बढ़ा करके कितना कर दिया, उपज का 1.5 मतलब आधा कर दिया, 1/2 आधा कर दिया भाई इसमें। भाई आधा आप पैदा जितना भी पैदा करेंगे उसका आधा जो है वो राजस्व दे जाएगा और आधा जो है आधा। बताइए कितना ज्यादा वो है? कि भाई पैदावार तो हम कर रहे हैं, लागत हम लगा रहे हैं, कर हम रहे हैं, आधा आप ही खा रहे हो यार। क्यों? क्योंकि आप राजा हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, इसलिए यही है कि जिसकी जिसके हाथ में ताकत होती है, जिसके अंदर ताकत होती है वही बात करता है। ये चीज है, ठीक है। हाँ, खम्स खम्स जो होता था, लूट का धन होता था, इसमें क्या हिस्सा होता था, 1/4 भाग जो होता था लिया जाता था, और 3/4 भाग जो था वो कर दिया जाता, 3/4 कर दिया जाता। आगे देखते हैं, व्यापारियों ने बेईमानी रोकने के लिए क्या किया कि तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काटते हैं। अगर कम तौलता है कोई व्यापारी, बेईमानी करता है, तो देखो हाँ एक चीज यहाँ पे देखो, ये एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, ये पॉजिटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव पॉइंट है भाई, ये पॉजिटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो कस्टमर है या फिर गरीब लोग हैं, जो उपभोक्ता लोग हैं, उनकी बात कर रहा है। अगर वो लोग व्यापारियों से कुछ खरीद रहे हैं, अगर उसमें वो लोग कम दे रहे हैं, ये अगर कम देते हैं व्यापारी, तो क्या होता था कि शरीर से उतना ही मांस काटते होते हैं भाई, बोलने वाला दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने अपने शासनकाल में ही दृढ़ता लागू की। ठीक है, मूल्य नियंत्रण चीज याद रख रहे हैं। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? तो अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक गाफूर को भेजा था। मलिक गाफूर ने कहा कि मलिक गाफूर से कि जाओ भाई आप दक्षिण भारत की जो देश है, राज्य है, उनको विजित करके आओ, जीत के आओ। ठीक है, तो ये मलिक गाफूर गया जीतने। और जमायत खाना मस्जिद, जमायत खाना मस्जिद और क्या, अलाई दरवाजा, सीरी का किला व 1000 खंबा मंदिर का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया। ये सब जो है, जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला व 1000 खंबा, ये सब का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अलाई दरवाजा जो था इस्लामी रत्न कला कहा जाता है, इस्लामी वास्तु का रत्न कहा जाता है। और दैवी अधिकार सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया। तो दैवी का अधिकार जो था, देवी का अवतार जो था, वो सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी ही ने चला। सिकंदर ए शानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। सिकंदर ए शानी की उपाधि से। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा ये जो नियम बनाए थे, रूल बनाए थे, उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, राजनीति कैसे, देखिए बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद जो थे वो क्रमानुसार पदों के वो होते थे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम हुआ। ये देखो, ये क्वेश्चन दीवान ए रियासत, हर कई क्वेश्चनों में पूछा, कई एग्जामों में इसको पूछा जा चुका है। सेम डिक को पूछा गया कि दीवान ए रियासत किसके लिए प्रसिद्ध होता? व्यापारियों के नियंत्रण के लिए, व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था भाई ये। दीवान ए रियासत एक पद होता था जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन भी करता था। शाहना ए मंडी यानी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक, एक जो बाजार था, बाजार का अधीक्षक जो होता था वो शाहना ए मंडी का होता था। शाहना ए मंडी किसे कहते थे? बाजार के अधीक्षक को। और जो व्यापारियों पे नजर रखता था या फिर नियंत्रण रखता था उसको क्या कहेंगे? दीवाने रियासत। याद रखिए। बरीद जो होता था, बरीद जो होता था बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। बरीद जो होता था वह बाजार में घूमता था और वहां का निरीक्षण। ठीक है, अभी देख लीजिए। मुनहियान या फिर गुप्तचर जो होता था वो सूचना यानी गुप्त सूचना प्राप्त, मुनिहार या फिर गुप्तचर क्या होते थे? गुप्त सूचना प्राप्त। ठीक,
अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया। दीवान रियासत किसे नियुक्त किया? मलिक याकूब को। ठीक है। अलाउद्दीन के द्वारा जो नियुक्त किए गए वो क्या थे? परवाना नवीस नामक अधिकारी और वस्तुओं की परमिट जारी करता। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त जो था वो परवाना नवीस था। ये अधिकारी क्या करते थे? वस्तुओं के लिए परमिट जो होता था उस पर परमिट प्रोवाइड करा था। ठीक है। अभी देखते हैं सहना मंडी, ये खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। खाद्यान्नों की जो बिक्री है उसके लिए लाया जाता था। और सराय ए आदल, सराय ए अदल क्या होता था? यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का, तेल का और अन्य निर्मित वस्तुओं को बिकने के लिए आते। ये सब वस्तुएं जो हैं इस मंडी में आती थी। एक मंडी थी सहना ए अदल। ठीक है। आगे देखिए अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति जो थी व्यापार, जानकारी, जियाउद्दीन बर्नी की कृति जो है तारीख फिरोज शाही में होती है। तो तारीख फिरोज शाही जो थी वो किसकी थी? कृति जियाउद्दीन बर्नी की। जियाउद्दीन बर्नी के और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। तो ये क्या है? इसकी आर्थिक नीतियों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। फिरोज शाह की तारीख फिरोज शाह, जियाउद्दीन बर्नी की, सॉरी जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोज शाह। आगे देखते हैं खजा खजानुल खजानुल फतूह अमीर खुसरो। खजानुल अमीर फतूह, देख कितना बड़ा इनका नाम है। ठीक है। अमीर खुसरो रिहला इब्न बतूता एवं फतूह हस्त लातीन इसामी की कृति। ये देखते हैं मूल्य नियंत्रण में सफल बनाने के लिए क्या हुआ कि मुहतसिब मुहतसिब यानी सेंसर और नाजिर यानी कि नाप तल का अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है। और राजस्व सुधार के अंतर्गत क्या था? अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्त के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस ले कर उसे खालसा भूमि में बदल। क्या होता था कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही राजस्व सुधार के अंतर्गत क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम मिल्क और इनाम और वक्त की जो भूमिया, तो जब एक समय जो वक्त बिल 2025 आया हुआ आप समझ रहे कि वक्त बिल आया हुआ, तो वक्त बिल उस समय भी वक्त वक्त बहुत पुराना है भाई। वक्त के लिए आता था कि ये अल्लाह के नाम से जमीन दी जाती थी, कोई भी काम करता था उसकी बात है। अगर इसके अंतर्गत दी गई जो भूमि होती थी उसको क्या होता था कि खालसा भूमि में बदला, खालसा भूमि में नाम दे दिया भाई। ये देखते खिलजी के द्वारा जो जाने जाने वाले दो नवीन कर क्या थे? वह चराई कर था और गढ़ी कर था। तो चराई कर भी अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था और गढ़ी कर भी अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। चराई कर मतलब दुधारी पशुओं को जब चराने जहाँ चराते थे उसके लिए पैसा लिया जाता था। और गढ़ी कर यानी कि घरों और झोपड़ियों में लगाया था। घर और हिलता। तो मतलब ये जो देखिए इस समय भी हाउस टैक्स लगता है में की जो गवर्नमेंट है वो भी हाउस टैक्स ले रही है। तो ये जो है ये हमारे पुराने टाइम से भी चल रहा है। हाँ, ये चराई वाला कर नहीं लगता है इस समय, लेकिन ये कर लगता है। ठीक है। नहीं शहरों में लगता है, गांव में नहीं लगता है, शहरों में। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल जो है 1290 से 1306 में हुआ था। 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने 6 आक्रमण किए थे। मंगोल जो थे 6 आक्रमण किए थे भाई। और प्रथम आक्रमण जो था 1297 में कादर खान के नेतृत्व में हुआ था। और दूसरा आक्रमण कब हुआ था? 1298 में सल्दी के नेतृत्व में। सल्दी के नेतृत्व में 1298 में, कादर खान के नेतृत्व में 1297 ठीक है। 6 मंगोल आक्रमण हुए थे 1297 से 1306 के बीच में। और अगला तीसरा जो आक्रमण है वो 1299 से 99 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? वह तो क्या कहेंगे कुतुब खान, कुतुब ख्वाजा के नेतृत्व, कुतुब ख्वाजा। ठीक है, कुतुब ख्वाजा। और ये चौथा जो हुआ 1303 में हुआ टारगी टारगी के नेतृत्व में हुआ। 5वां आक्रमण जो है 1305 ईस्वी में अली बेग और
तरताक अली बेगो तरताक। तो छठवां जो हुआ 1206 सॉरी 1306 में कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में, इकबाल मंद, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई, मृत्यु 1306 में हो गई, ठीक है, सॉरी 1316 में हो गई। और 1316 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली का सिंहासन पर, तो कौन बैठा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है। और ये इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत बहुत पसंद थी। ये नग्न स्त्रियों के साथ मैक्सिमम व्यतीत करता, मतलब रंगीला इंसान था उनसे। मुबारक खिलजी क्या था, कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहन करके भी आ जाता था। देखिए मुबारक खिलजी ही था, ये मुझसे पूछा गया भाई कि स्त्रियों के कपड़े पहन करके दरबार में कौन आता है, तो मुबारक खिलजी था, मुबारक खिलजी, ठीक है। और इनके अनुसार, वर्णी के अनुसार क्या कहा कि मुबारक खिलजी कभी कभी नग्न होकर भी दरबारियों के बीच दौड़ता आता था भाई, नग्न होकर। आप समझ सकते हैं कितने चंट और कितने नीच, कितना क्या कह सकते हैं, क्या ही कहा जाए, असली इंसान मुबारक खिलजी। और मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि भी धारण की थी। मुबारक के वजीर जो थे खुसरो खां थे, और 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी गई और स्वयं दिल्ली की सिंहासन की गद्दी पर बैठे, सिंहासन पर, ठीक है। और खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण, खुसरो खां जो था पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी धारण। तुगलक वंश की, तुगलक वंश की देखते हैं तो 1320 से 1398, 1320 से 1398। सितंबर 1320 में खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या फिर तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के सिंहासन पर गयासुद्दीन तुगलक का बैठा 8 सितंबर 1320, ठीक है। 1320 से 1398 वर्ष तक ये शासन, तुगलक वंश शासन किया, ठीक है। ये सबसे बड़ा वंश है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा शासन चला आगे देख लीजिए। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के लिए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। अमीर की जो भूमि ली गई थी गयासुद्दीन ने, उसको लौटा दिया, अलाउद्दीन के समय ली गई थी। और जो देख लेते हैं कि इसमें सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का भी निर्माण कराया। संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला जो था गयासुद्दीन जो था प्रथम, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप जो है पहाड़ियों पर क्या किया कि तुगलकाबाद नामक एक नगर भी बसा, तुगलक, क्योंकि अभी दिल्ली में अभी भी प्रेजेंट है भाई तुगलक। रोमन रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था। और इस दुर्ग को क्या कहते हैं, 56 कोट के नाम से भी जानते हैं। दुर्ग क्या कहते हैं, 56 कोट, ठीक है। यहाँ पे एक दुर्ग बनाया गया रोमन शैली में, जिससे क्या कहते हैं 56 कोट। तुगलकाबाद किसने बनाया, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। अब एक चीज देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसके द्वारा की गई 4 योजनाएं जो थी वो कौन कौन सी थी जो असफल लगी। सारी की सारी योजनाएं इसकी असफल हुई थी। तो आब कर में वृद्धि की गई 1326 से 1327 में, 1326 से 1327 में क्या हुआ, 2 आब के क्षेत्र में कर की वृद्धि। और राजधानी परिवर्तन जो हुआ वो अभी 1326 से 1327 में हुआ। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो हुआ 1329 से 30 में। पूरा शांत और कराची का अभियान भी इसने किया था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की ये सब चारों योजनाएं जो है ये असफल हुई, असफल, ठीक है, असफल हुई। आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है वो 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान में लौटते समय हुई। बंगाल से जब अभियान करके आ रहा था तो 1325 में इसकी मृत्यु हो गई। और इस समय क्या था, जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दब करके हो गए। लकड़ी के महल में जूना खां के द्वारा बनाया गया महल था, उसमें दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। अगर देखिए गयासुद्दीन के बाद जो हुआ, उलूग खां और जूना खां,
जिसे उल्लूक खां या फिर जुना खा सेम, ठीक है। उल्लूक खां को भी जुना खा कहते, जुना खां को उल्लूक खां कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के सिंहासन में कब बैठा? 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखते हैं तो मध्यकालीन में सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक का सर्वाधिक शिक्षा, विद्वान और एवं योगदान व्यक्ति था। मध्यकाल में जो क्या हुआ कि सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक ही जो था सबसे शिक्षित और विद्वान था, ठीक है, योग्य भी था, ठीक है। ये चीज आता है, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो को अपनी सनक भरी योजनाओं और क्रूर प्रत्यय एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति अपेक्षा भाव रखने के कारण क्या कहते थे? स्वप्नशील और पागल, रक्त पिपासु, रक्त पिपासु, पागल और स्वप्नशील। तो ये भाई दूसरे के सुख दुख और कृत्यों में का भाव, ठीक है, उपेक्षा का भाव, मतलब उसके अच्छा काम नहीं करता था कि हाँ बढ़िया किया, वो अगर कोई हुआ तो काम उसकी उपेक्षा करता था, ठीक है, सराहना नहीं करता था उसके, कुछ ऐसे वर्ड बोलता था, शब्द बोलता था, ठीक है, तो उपेक्षाएं, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक देखते हैं। देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए क्या किया? अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। कृषि के विकास के लिए कौन से विभाग की स्थापना हुई? तो क्या कहेंगे कि अमीर कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी जो थी वो दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक ही था जो दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को ले गया, जिसका नाम बाद में बदलकर इसने कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता के अनुसार क्या हुआ कि दिल्ली के लोगों ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अपमानजनक पत्र लिखे थे, जिसमें परेशान होकर के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से तो उसके ऊपर कई प्रकार के अपमानजनक पत्र से मिले, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को। जिस वजह से उसने क्या कहा कि अपनी मैं राजधानी से जो है दिल्ली से मैं बदलता हूँ, तो उसने चेंज किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। प्रत्येक मलिक के सम्मान में क्या करता था? 2 पोशाक देता था, और एक जोड़े और दूसरा गर्मी का। एक जाड़ा का था मतलब ठंडी के लिए, और एक गर्मी के लिए, ठीक है। एक शीत ऋतु और एक एक ठंडी वाला, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, और ठीक है। आगे देखते हैं। कहा जाता है कि डाक प्रबंधनों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के ताजे फल यानी खुरासान से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था, ठीक है। और सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा यानी कि फरिश्ता के अनुसार और तांबा बरनी के अनुसार ये दो दो तरीके की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी इसमें किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 प्रकार के सांकेतिक मुद्रा का चलन, तो कांसे का जो था वो फरिश्ता था, ठीक है, और तांबा जो था बरनी के अनुसार, ठीक है। और धातुओं को चलाने, चांदी के सिक्के जो थे उनको चलाने, और जिसका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था, ठीक है। और एडवर्ड थॉमसन ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी आर्ट्स की संज्ञा दी। तो एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा? प्रिंस ऑफ मनी आर्ट्स, प्रिंस ऑफ मनी आर्ट्स, क्या बोले? प्रिंस ऑफ मनी आर्ट्स बोला। और सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है चीन में कुबलाई खां एवं ईरान के गजन खां के नामक में एक मंगोल शासक ने भी किया। गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने किया। क्या बोलोगे? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चीन से हुआ। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कहाँ से हुआ? चीन से हुआ। कुबलाई खां एवं ईरान के गजन खां नामक मंगोल शासक ने किया, ठीक है। अफ्रीकी यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो था 1333 ईस्वी में भारत आया, 1333 में, और दिल्ली का काजी नियुक्त हुआ, और 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। तो सुल्तान ने राजदूत के रूप में चीन किसको भेजा था? क्या कहेंगे? इब्न बतूता को, ठीक है। और अब दिल्ली की काजी को भी इसको नियुक्त किया गया, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता की जो पुस्तक है वो रहला है,
और मोहम्मद तुगलक ने के समय में घटनाओं का वर्णन है, जिसमें मोहम्मद तुगलक जो था उसके समय में जो घटनाएं हुई हैं ये इसमें उसके बारे में उसका वर्णन किया गया है, ठीक है। और इसकी पुस्तक जो अपनी है वो विदेशी व्यापारियों, आवागमन और डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था के बारे में इसमें लिखा गया है। इसके अनुसार क्या है कि डाक, भारतीय डाक व्यवस्था दो प्रकार के थे। इसमें क्या कहा जाता था, फर्स्ट क्या था, अश्व डाक व्यवस्था जिससे कि उल्लू कहा जाता था, और पैदल डाक व्यवस्था जो थी जिसे दावा कहा जाता था, ठीक है। और नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच में स्त्री और सती होने के दृश्य पर वर्णन किया। भारी ध्वनि के बीच में स्त्री और सती होने का क्या है वर्णन किया गया दृश्य। और इसके कथानुसार क्या है कि सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती। भाई सती भी नहीं हो सकते हुए अपने उस टाइम पे ऐसा होता है। उसमें भी आप सुल्तान से जाएंगे, बात करेंगे तभी बनेगा। अगर सुल्तान ने कहा कि भाई आप वहां जाइए सती तो तभी हो। आगे देखते हैं। तो मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक क्या था कि जिया जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था और जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला को फारसी अनुवाद किया था। और पुस्तक जो थी इसकी वह तूती नामक के नाम से थी। और एक तोता एक ऐसा गृहिणी नायिका कहानी सुनाता है जिसमें कि पति यात्रा पर गया हुआ। तो पति यात्रा पर गया हुआ है तो ये तोता एक गृहिणी की कहानी सुनाता है नायिका, ठीक है। इसमें ऐसा दिखाया गया तूती, ठीक है। ये स्तुति नामक इसकी है कि जिया जिया नक्शबी, ठीक है, जिया। आगे देखते हैं मोहम्मद तुगलक क्या हुआ, जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुला करके सम्मान प्रदान किया। जिन जिन प्रभु सूरी जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है 20 मार्च 1351 ईस्वी को, 20 मार्च 1351 को क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। और सिंध जाते समय छट्टा के निकट गोडाल में गोडाल में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कहाँ पे, छट्टा के निकट गोडाल में इसकी मृत्यु हुई सिंध के जाते समय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ, दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, वह 1336 में विजयनगर साम्राज्य के हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी दक्षिण में। यह किसके टाइम पे था कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। तो स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किसने की, तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने। कब की, 1347 में। याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदाई लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक इतना समझ सकते हैं कि इसके ऐसे कार्य थे, लोगों को ये वर्ड ये कौन बोलता है ये बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक तो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था, शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। शेख अलाउद्दीन का शिष्य था, वह सल्तनत का पहला शासक था जिसने अजमेर में शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में था। सालार मसूद गाजी के मकबरे में कौन गया, बहराइच में जो है वह भी मोहम्मद बिन तुगलक ही गया था। मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर में जो है उसकी दरगाह पर कौन गया था, वह भी मोहम्मद बिन तुगलक ही गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलही क्या कहते मीरन मुलहीम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में कौन था, शेख रुकनुद्दीन और
धन, शेख, मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनाते। मकबरा इससे बहुत सारे बनाते मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के राज्याभिषेक में छठा नामक टूर्नामेंट थी 13 मार्च 20 मार्च 1391 में हुआ था। और पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1391 में। ठीक है। खलीफा के द्वारा कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि ली गई। तो देख लेते हैं राजस्व की व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 20 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर यानी खराज यानी लगान का जो होता था, खुम्स यानी युद्ध का जो कर होता था, युद्ध और से लूटा गया जो माल होता था, सामान होता था, वो कम चलाता था, खराज जो होता था लगान का। और जजिया एवं जकात वसूलने का आदेश था। जजिया जो होता था वह गैर मुसलमानों को लगता था, जकात जो होती थी मुसलमान। जजिया क्या होती है? ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला एक प्रथम मुस्लिम था। किंतु नए कर, सिंचाई कर भी इसने लगा दिए, 1/2 लगाए थे। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी किया। तो यह एक पहला हुआ अभी मेडवल में जिसने कि सबसे पहले नहरों का निर्माण करा। ठीक है। 300 नए नहरों का की स्थापना की। 300 नए नहरों की स्थापना। हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली यानी फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर ये सब प्रमुख क्या है इस सभा। तो देखते हैं कि शासन में खिजर, इसके शासन काल में खिजराबाद यानी टोपरा गांव, मेरठ में अशोक के 2 स्तंभ से लेकर के दिल्ली में स्थापित किया गया। टोपरा स्थित अशोक स्तंभ, टोपरा में जो अशोक स्तंभ था उसका परिवहन चित्रित वर्णन एवं सीरत फिरोजशाही। ये अज्ञात है भाई, इसके लेखक कौन है? फिरोजशाही। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुसलमान महिलाओं और विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए क्या किया? एक नए विभाग की स्थापना की जिसे दीवान खैरात। दीवान खैरात किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अभी देखते हैं सुल्तान कालीन सल्तनत कालीन सुल्तानों में शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या जो थी वह 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के तुगलक के समय में बहुत सारे दास हुआ करते थे। अगर देखते हैं कि ये कहता है कि दासों में ज्यादा देखभाल के लिए जो होता था फिरोज के एक नए विभाग यानी दीवान ए बंदगान स्थापना किया गया था। दीवान ए बंदगान किसके लिए था? वो उसके 10 विभाग जो था दीवान ए। ठीक है। आगे देखते हैं। इसने सैन्य पदों के वंशानुगत बना दिए। जो सैन्य पद थे भाई, वंश जो हमारे वंशज होंगे वही पद को धारण करेंगे, तो नहीं कर सकता। और इसने अपनी आत्मकथा जो थी फतूहात एक फिरोजशाही की रचना की। ठीक है। और फिर उसमें आगे क्या कहा कि जियाउद्दीन बर्नी एवं सिराज अफीक को अपना संरक्षक नियुक्त किया। तो शम्स ए सिराज अफीक को अपना संरक्षक नियुक्त किया। ठीक है। जियाउद्दीन किसने किया? फिरोज शाह। देखते हैं। आगे कहा गया कि फिरोज फिरोज तुगलक ने नागरकोट वर्तमान में जिसे कांगड़ा कहा जाता है अभियान किया। 1361 में इसके दौरान अभियान किया था। और ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ संस्कृत के 1300 ग्रंथ इसने ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त किए थे। और इनमें से कुछ तो
लगभग 300 को फारसी भाषा में अनुवाद किया और जियाउद्दीन किरमानी नामक फारसी विद्वान ने किया। संस्कृत में फारसी भाषा में अनुवादित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो था वह दयाल दलायल शाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित नक्षत्र और दर्शन से संबंधित था। इसमें चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भी भारी संख्या में बनवाए थे और जिसे अद्धा और बिखा फिरोज शाह तुगलक ने की मृत्यु जो हुई वह 1388 में हुई। क्या कहेंगे, चांदी के सिक्के जो थे इसके द्वारा कहते बिख क्या थे, फिरोज काल यानी फिरोज के काल में, फिरोज शाह के काल में, फिरोज शाह तुगलक के काल में निर्मित जो थे वो चीजें क्या थी कि खान ए जहां तेलंगानी, खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जो है जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है, उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के कोटला फिरोज शाह दुर्ग में निर्माण किया। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किया। कहाँ पे करा? दिल्ली। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग। तुगलक वंश का अंतिम जो शासक हुआ वह कौन हुआ? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक हुआ। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक और इसके शासन तथा दिल्ली के पालम तक ही रहा। पालम से आगे इसका शासन नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक अगला हुआ। फिरोज शाह तुगलक के बाद नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। सबसे पहले कौन है? गयासुद्दीन तुगलक आया। गयासुद्दीन तुगलक की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन ने सबसे पहले इसकी स्थापना की। गयासुद्दीन आया, गयासुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन है कि वो है फिरोज शाह आया। फिर तुगलक आया। फिर तुगलक के बाद कौन है कि नसीरुद्दीन महमूद तुगलक आया। ठीक है। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था? 1398 में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में आक्रमण। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। कब किया था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। नसीरुद्दीन क्या था के समय में मलिक मलिकुस मलिकुसस की उपाधि धारण की और हिजरा हिजरा यानी मलिक सरवर जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जौनपुर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ने की थी। ठीक है। हिजरा देखते हैं सैयद वंश की स्थापना करते हैं। तो सैयद वंश क्या था कि 1414 से 1414 सैयद वंश का। अब इसके संस्थापक कौन है? खिजर खान रहे और सुल्तान की उपाधि जो है धारण न धारण की और अपने को क्या कहा इसने? रैयत थे उपाधि। रैयत आला की उपाधि किसने दिया? धारण की। खिजर खान कौन था? तैमूर लंग का सेनापति था। खिजर खान तैमूर लंग का सेनापति था। भारत लौटते समय तैमूर लंग ने खिजर खान और सुल्तान लाहौर दीपालपुर शासक नियुक्त किया और खिजर खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र फारूक को भेजता था। तैमूर के पुत्र जो फारूक थे उसको भेजता था नियमित रूप से। तो खिजर खान की मृत्यु की बात करें तो 1421 में हो गई थी। खिजर खान का पुत्र जो था वह कौन था देख लेते हैं। वह कौन था? मुबारक। मुबारक खान ने क्या की? शाह की उपाधि ली थी। तो खिजर खान का पुत्र कौन हुआ? मुबारक खान। इसकी उपाधि काहे के लिए थी? शाह की उपाधि। अच्छा ठीक है। यहिया बिन मोहम्मद सरहिंदी मुबारक शाह के संरक्षण प्राप्त था। इनकी पुस्तक जो थी वह कौन सी थी? तारीख मुबारक शाही इनकी पुस्तक थी। सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना जो है मुबारक शाह ने की थी। मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की। ठीक है। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान जो हुआ वह
अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। अलाउद्दीन आलम शाह कौन था? ये सुल्तान हुआ थे। सैयद वंश का शासन जो करीब 37 साल तक चला। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये हमारा आया था लोधी वंश। ठीक है, लोधी वंश की बात करते हैं 1491 से 1526 तक का। इसके संस्थापक कौन रहे? बहलोल लोधी हुए। और 1491 में बहलोल और शाहगाजी की उपाधि धारण करके इसने दिल्ली पर सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के सिंहासन पर ऐसे कब बैठा? बहलोल शाहगाजी की उपाधि पर। ठीक है, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जो जाता है वह बहलोल लोधी को जाता है। तो दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी बहलोल के सिक्के का प्रचलन कराया और वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारा और अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा होता। अब देख लीजिए इसके अंदर भी कितने फायदे पाते हैं। भाई सरदार नहीं बैठेंगे तो हम भी नहीं बैठेंगे। पहले लोग ऐसा था, और बहलोली सिक्के भी चलाए और सरदारों को क्या कहा इसने? मकसद ए अली कहकर पुकारा। अगर देखते हैं बहलोल लोधी का पुत्र जो हुआ वह निजाम था। वह 17 जुलाई 1489 में मुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अगर देखिए 1504 में सिकंदर लोधी जो था आगरा शहर की स्थापना की और भूमि के लिए जो क्या हुआ मापन का प्रमाणिक पैमाना गाजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गाजे सिकंदरी का यानी नापने की जो प्रणाली थी उसका प्रचलन किसने किया? तो सिकंदर लोधी। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान जो था वह सिकंदर लोधी था। और सिकंदर लोधी आगरा को अपनी राजधानी बनाया और इसने आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी पर फरहंगे यानी सिकंदरी नामक अनुवाद किया। तो नगर कोट ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़ करके इसने क्या किया कि टुकड़ों में कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए देखो तो मांस तोड़ने के लिए इसने क्या किया कि कसाईयों को दे दिया वहां पे ज्वालामुखी मंदिर की जो मूर्तियां थी। मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों संतों के मजार पर जाने पर तो महिलाएं जो होती थी उनको मुसलमान की वो पीर और संतों के मजार पर नहीं जा सकते थे। ऐसा प्रतिबंध उसने सिकंदर लोधी। गले की बीमारी के कारण क्या हुआ कि सिकंदर लोधी की मृत्यु हो गई और 23 नवंबर 1517 मृत्यु हुई इसकी। इसका पुत्र जो हुआ इब्राहिम साहवा उपाधि जो थी इसने आगरा के सिंहासन पर बैठा। आगरा के सिंहासन पर इब्राहिम शाह की बात। अभी देखते हैं संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था और हिंदुओं के त्योहारों को मुख्यतः इसने क्या किया कि होली में भाग लेता। देखते हैं दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोधी ने प्रधानमंत्री वजीर मियां भोइया 1505 में मियां भोइया पे मेरठ मोट दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोधी ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया और युद्ध में यह कौन है? इब्राहिम लोधी मारा। आगे देखते हैं बाबर को भारत का आक्रमण के लिए निमंत्रण जो है पंजाब के शासक दौलत खान लोधी ने इब्राहिम लोधी के चाचा जो थे चाचा आलम खान ने दिया था मारने के लिए इसको इब्राहिम लोधी। देखिए यहाँ पे बाबर ने जो है इसको खत्म कर दिया। किसको? लोधी को। इब्राहिम लोधी खत्म। अब इब्राहिम लोधी खत्म होने के बाद यहीं से क्या है ये कि हमारा सल्तनत काल था। यहीं से क्या होता है कि मुगल काल स्टार्ट होता है। मुगल काल स्टार्ट होता है।
तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था को अगर देखना चाहें तो देख लेते हैं। केंद्रीय प्रशासन की मुखिया जो होता था वह सुल्तान कहते थे। बलबन और अलाउद्दीन के समय में गंभीर प्रभावहीन हो गए, ठीक है। अमीर जो है वह प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व क्या था, चरमोत्कर्ष पर था। और लोदी वंश शासन काल में, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खालसा कहा गया। मजलिस ए खालसा किसे कहा गया, सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खालसा कहा गया। मजलिस ए खास भी था। मजलिस मजलिस ए खास में मजलिस ए खालसा की बैठक होती थी, याद रखिएगा। बार एक खास में सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों और मालिकों को अन्य राइसों में को बुलाता। बार ए आजम सुल्तान राज की कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों में पवित्र था तथा योग विद्वानों और धर्मपरायण के लोगों को वजीफा देता। इसका अध्यक्ष प्रमुख होता और सदर होता था और साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग की भी इसमें न्याय विभाग भी होता था। दीवान इंसा नामक विभाग की राज्य में पत्राचार से संबंधित था। दीवान इंसा का पत्राचार से। अब आगे हम लोग आ जाते हैं। आगे हमारा है मंत्री और उससे संबंधित विभाग। मंत्री और उससे संबंधित विभाग, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं विभाग को, ठीक है। तो ये विभाग जो है इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए आगे क्या कहा है कि वजीर जो होता था वो प्रधानमंत्री होता था, जिसे राजस्व विभाग का मुशर्रिफ ए मुमालिक कौन था या महालेखाकार था। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा जो है ये मुशर्रिफ ए मुमालिक करता था। मजूम आदर क्या था, मजूम आदर ये सुधार दिए गए धन का हिसाब, उधार जो दिया जाता था धन उसका हिसाब कौन रखता था, मजूम, ठीक है। खजीन कौन होता था, वह कोषाध्यक्ष होता था। हारिज ए मुमालिक कौन होता था, दीवान ए अर्श और सैन्य विभाग होता था। दीवान ए अर्श और सैन्य विभाग कौन होता था, हारिज ए मुमालिक। चंद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात कौन था, वो सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। फरीद ए मुमालिक कौन था, गुप्तचर विभाग का अधिकारी था। वकील ए दर जो होता था वह सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान खैरात ये दान विभाग होता था। दीवान बंदगा ये विभाग होता था, ठीक है। और दीवान इस इस्तिहाक जो होता था पेंशन विभाग का होता था। दीवान ए मुफ्तखार राज ये वित्त विभाग होता था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था। दीवान ए कोही कृषि विभाग होता था, मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया। दीवान ए अर्ध सैन्य विभाग होता था, बंगाल के समय आया। दीवान ए बंदरगाह फिरोज शाह तुगलक के समय आया। और दीवान ए खैरात जो है वह फिरोज शाह तुगलक के पास में आया। दीवान ए इस्तिहाक जो था और फिरोज शाह तुगलक के समय आया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए इस्तिहाक लाया, ठीक है। अब आगे का जो है सेशन हम लोग आगे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें यार। आप ही लोगों के द्वारा यह विख्यात होगा और चर्चित होगा। आप लोग भी एक दूसरे से अगर शेयर करेंगे, बताएंगे तो ये आगे जो है हमारी मुहिम वो बढ़ेगी, ठीक है। और हम जो चाह रहे हैं लोगों तक ये सबके घर घर पहुंचे, सबके पास पहुंचे,
सबको फ्री में शिक्षा दी जा रही है, कोई पैसे नहीं चार्ज किए जा रहे हैं। तो आप लोग, ये उम्मीद है कि आप लोग अपने शेयर करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है।